सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब बाबा साहब ने साइमन कमीशन के चेयरमैन को दिया है। साइमन कमीशन, हम बात कर रहे हैं 23 अक्टूबर 1928 की। 1928 में साइमन कमीशन जब भारत में आया तो कई समुदायों को अपने पास उनके समुदायों की स्थिति जानने के लिए इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार रूप में लिया गया। ठीक इसी क्रम में हम आपको बता दें, दलित वर्गों की स्थिति को जानने के लिए, उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के लिए यहाँ पर बाबा साहब को और दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर पीजी सोलंकी को साइमन कमीशन बुलाता है और वो दिन होता है 23 अक्टूबर 1928। 23 अक्टूबर 1928 ऐतिहासिक दिन है जिस दिन बाबा साहब ने ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में दलित वर्ग के लोग हिंदू समाज के हिस्सा नहीं है। ये सिद्ध कर दिया। साथ ही साथ किस आधार पर सिद्ध किया, आज भी उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी आज के अम्बेडकर संदेश में। एक प्रश्न बाबा साहब से पूछते हैं साइमन कमीशन के पदाधिकारीगण, बाबा साहब पूछते हैं कि अगर हम अशिक्षित वर्ग, चूंकि उस समय हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो अशिक्षित वर्ग को अगर मताधिकार दे दिया जाए, वोट देने का अधिकार दे दिया जाए, तो क्या ये न्याय संगत होगा? मताधिकार अशिक्षित वर्ग को अगर दे दिया जाएगा, क्या इसका दुरुपयोग नहीं होगा इस अधिकार का? तब बाबा साहब क्या जवाब देते मेरे साथियों, वो जवाब जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, दिलचस्प है। साथ ही साथ बाबा साहब एक जगह कहते हैं किसी प्रश्न के जवाब में, साइमन कमीशन के समक्ष ही इस बात को कहते हैं कि मैं कभी पेशेवर राजनेता नहीं रहा, मैं कभी पेशेवर राजनेता नहीं रहा। और ये 1928 का घटनाक्रम है। आगे क्या कुछ हुआ वो तो नेक्स्ट अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे। लेकिन आज का अम्बेडकर संदेश बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न 295 प्रश्न बाबा साहब से पूछे जाते हैं। 295 प्रश्न में आज हम आपके समझ जो जिक्र करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 139 से लेकर 154 तक, 155 तक, यानी कि 139 से लेकर 155 तक जो प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं साइमन कमीशन के द्वारा बाबा साहब से, तो उन प्रश्नों पर हम दृष्टिपात करेंगे कि आखिर वो प्रश्न क्या है, बाबा साहब के जवाब क्या है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बाग में खंड 4 से, पेज नंबर 188 से लेकर 191 तक, 190 तक हम बात करेंगे। तब बाबा साहब से पहला प्रश्न किया जाता है, जो प्रश्न नंबर आज के अम्बेडकर संदेश का पहला प्रश्न है, लेकिन ओवरऑल ये 139 प्रश्न नंबर है। श्री कैडोगन पूछते हैं बाबा साहब से कि वे श्रमिक संघों के सदस्य बन सकते हैं, यानी कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, क्या जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो क्या वो श्रमिक संघों के जो मजदूरों से संबंधित जो संगठन है, संघ है, उनके सदस्य बन सकते हैं? तब बाबा साहब कहते हैं हाँ, बन सकते हैं। श्री प्रेमचंद बाबा साहब से प्रश्न पूछते हैं जो साइमन कमीशन के सदस्य हैं, क्या मुझे आप उन वर्गों की निश्चित परिभाषा बता सकते हैं जो मतदाताओं के विशेष रजिस्टर में दलित वर्गों के रूप में दर्ज होंगे? तब बाबा साहब कितना सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं जिन जातियों के स्पर्श मात्र से लोग अपवित्र हो जाते हैं, ऐसी जातियां जिनको छूने से ही लोग अपवित्र हो जाएं, ऐसे सभी लोग दलित वर्ग के लोग हैं। तब अगला प्रश्न यहाँ साइमन कमीशन की तरफ से बाबा साहब से पूछा जाता है, क्या ये सिद्धांत न्याय संगत है कि जो जाति जितनी ही नीची स्थिति में होगी उसको अन्य जातियों की अपेक्षा चुनाव में उतना ही अधिक लाभ मिलना चाहिए? तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। मेरे साथियों, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल हमने एक दिन आपको दिया था, एक बार पुनः इसी संबंध में रिपीट कर दें। बाबा साहब का मतलब है कि जैसे 3 गिलासें हैं हमारे सामने, 3 गिलासें हैं और 3 गिलासें सेम साइज की हैं, सेम साइज की हैं। एक में पानी बिल्कुल नहीं है, एक में पानी आधा गिलास है और एक फुल है, एक गिलास फुल है। अब आपसे कहा जाए किसमें कितना पानी आपको डालना होगा, तो स्वाभाविक है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं उसमें भर के गिलास आपको पानी भरना होगा
यानी कि ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पानी जो सबसे ज़्यादा खाली गिलास है उसमें पानी डालना होगा, और जो आधी गिलास भरी हुई है तो आधी फुल करने के लिए आपको पूरी गिलास भरनी होगी। इसी तरह से जो तीसरी गिलास है जिसमें पानी फुल है ऑलरेडी, तो उसमें कोई पानी आपको नहीं डालना है। यानी कि जो जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा समाज का व्यक्ति या समुदाय या वर्ग, उसको उतना ही ज़्यादा सहूलियत दी जानी चाहिए। इस बात के पक्षधर बाबा साहब हैं और जिस पर अड़िग हैं, और यही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो प्रश्न बहुत अच्छा था कि क्या ये सिद्धांत न्याय संगत है कि जो जाति जितनी ही नीची स्थिति में होगी उसको अन्य जातियों की अपेक्षा चुनाव में उतना ही अधिक लाभ मिलना चाहिए? तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। अगला प्रश्न, यदि सभी अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त सीटें दे दी जाएं तो फिर बहुमत किसका होगा? बाबा साहब कहते हैं यदि अल्पसंख्यक एकजुट होकर बहुमत में आ जाते हैं तो फिर बहुमत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अल्पसंख्यकों में भी वर्ग भेद होंगे। मैं बता सकता हूं कि बम्बई प्रेसिडेंसी में मुसलमान भी दो वर्गों में बटे हैं। एक पूंजीपतियों का पक्षधर है और दूसरा श्रमिकों का पक्षधर है। क्या ये सच नहीं है कि जिन लोगों की राजनीतिक सोच नहीं है या जिन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं मिला है उन्हें पेशेवर नेता प्रायः बरगला देते हैं? तब बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पता नहीं, मैं कभी पेशेवर राजनेता नहीं रहा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या समाज के अशिक्षित वर्ग के एक बड़े भाग को मताधिकार देने में कोई खतरा नहीं है, और क्या इसका दुरुपयोग होने की संभावना नहीं है? क्योंकि दलित वर्ग के लोग उस समय प्रायः अशिक्षित ही हुआ करते थे, इसलिए ये प्रश्न सीधे प्रभावित करता दलित वर्ग को। इसलिए बाबा साहब यहाँ बहुत स्पष्ट कहते हैं कि उन्होंने जब कहा कि क्या अशिक्षित वर्ग के बड़े भाग को मताधिकार दे दिया जाए तो इसका खतरा नहीं है क्या, या इसका दुरुपयोग नहीं होगा? तब बाबा साहब कहते हैं जी नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। यानी कि इसका कोई खतरा नहीं है, किसी तरह का दुरुपयोग होने की कोई संभावना नहीं। मेरे साथियों, वर्तमान में हमारे कुछ साथीगण, हमारे समाज के ही साथीगण अपने वोट की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं, वोट की अहमियत को नहीं समझते। वोट देने का अधिकार कैसे दलित वर्गों को मिला है, दलित वर्ग के समुदाय को मिला है, ये इतिहास आप जान रहे हैं अम्बेडकर संदेश के माध्यम से। इसलिए मेरे साथियों, वोट देने का जो अधिकार हमें मिला है, बाबा साहब का संघर्ष आप देख ही रहे हैं। इसलिए अगर आप जागरूक हैं वोट के प्रति तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो साथी जागरूक नहीं है कि वो कहते हैं ठीक है हम कहीं भी वोट दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है, एक वोट देने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी सोच वाले लोग आने वाली जनरेशन के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। इसलिए मेरे साथियों, ऐसे सभी साथियों को हमें वोट की अहमियत को समझाना चाहिए, बताना चाहिए और उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि बाबा साहब से प्रश्न होता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दलित वर्गों के लोगों को अपने वर्तमान स्कूलों और कॉलेजों में प्रांत के राजस्व पर प्रभाव की आवश्यकता के बिना दाखिला कराना क्यों संभव नहीं है? तब बाबा साहब कहते हैं कि क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में उनकी घोर उपेक्षा हो रही है। वर्तमान जो व्यवस्था है वो शिक्षा, कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, सभी जगह उपेक्षा हो रही है। इसलिए बाबा साहब ने यहाँ एक सुझाव दिया था कि दलित वर्गों की शिक्षा के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, राजस्व देना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से दलित वर्गों की शिक्षा के लिए पैसे और धनराशि देनी चाहिए। तब अगला प्रश्न, दलित वर्गों के लोगों को प्रांत के राजस्व पर प्रभार की आवश्यकता के बिना स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला कराया जाना क्यों संभव नहीं है? बाबा साहब कहते हैं इसका कारण उन लोगों से पूछें जो इनकार करते हैं। यानी कि ये कारण तो वही बता सकते हैं जो दलित वर्ग को अपने विद्यालय में, कॉलेज में एडमिशन लेने से इनकार करते हैं। तब बाबा साहब से अगला प्रश्न क्या है, किससे इनकार करते हैं? उनको दाखिला देने से, स्कूलों और कॉलेजों में? बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। क्या आपको पता है कि मुंबई नगर पालिका ने अभी एक नियम बना दिया है? मेरे साथ में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंबई नगर पालिका ने एक नियम बनाया, वो नियम क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले भी अम्बेडकर संदेश में हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तब बाबा साहब कहते हैं और आपको पता होगा,
उन्होंने कहा कि बंबई नगर पालिका ने एक नियम बनाया, क्या आपको पता है? तब बाबा साहब सीधे सीधे जवाब नहीं देते, कहते आपको पता होगा कि बंबई में इसके विरुद्ध सभा हुई थी। यानी कि जो बंबई नगर पालिका ने नियम बनाया है उसके विरुद्ध सभा हुई है, ये बाबा साहब ने यहाँ कहा। अब आगे ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर अगला प्रश्न है, किसी वर्ग द्वारा विरोध हो सकता है परंतु नगर पालिका ने वे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, देखते हैं अगले चुनाव में इस पर कहां तक टिकते हैं, परंतु उन्होंने ऐसा कर दिया है, क्या आप जानते हैं? बादशाह साहब कहते हैं जी हाँ। चेयरमैन पूछते हैं बादशाह साहब से, क्या हम जान सकते हैं कि वह कौन सी विरोध सभा है जिसका उन्होंने उल्लेख किया है? यानी कि यहाँ स्पष्ट बादशाह साहब से कहा जा रहा है कि आप स्पष्ट बताइए कि प्रकरण क्या है और विरोध किस बात का है, किस बात का विरोध सभा हुई है। तब डॉक्टर अंबेडकर जो जवाब देते हैं, बाबा साहब जो जवाब देते हैं, वो जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तब बाबा साहब कहते हैं कि स्थिति इस प्रकार है, अब तक बंबई शहर में बंबई नगर पालिका के दलित वर्गों के लिए अलग स्कूल थे। अब अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना के अंतर्गत मितव्ययता के उपाय के रूप में नगर पालिका स्कूलों की संख्या सीमित करने और दलित वर्गों के इधर उधर बिखरे बच्चों को सवर्ण हिंदुओं के स्कूलों में भर्ती कराने के लिए बाध्य है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पानी और अन्य सुविधाओं के लिए कुछ करना स्वाभाविक है। प्रश्न ये उठा कि क्या पीने के पानी की अलग व्यवस्था की जाए या अस्पृश्यों के लिए सवर्ण हिंदुओं से अलग बर्तन हो। पालिका ने ये कहते हुए एक संकल्प पारित किया कि हम अपने स्कूलों में अस्पृश्यता को मान्यता नहीं दे सकते और उन्होंने परिपत्र जारी कर दिया कि उनके स्कूलों में पानी पीने के लिए अलग बर्तन नहीं होने चाहिए। यह विरोध सभा बंबई के एक महत्वपूर्ण हिंदू नेता के सभापतित्व में हुई थी जो वहां पर की जा रही थी, क्योंकि उसमें इस बात पर विरोध प्रकट किया गया था कि उस प्रकार की समान व्यवस्था हिंदू धर्म के विरुद्ध है। यानी कि अगर पानी पीने के लिए दलित वर्गों के लिए अलग लोटे की व्यवस्था, अलग पानी की व्यवस्था और सवर्ण बच्चों के लिए अलग पानी की व्यवस्था अगर ये नहीं किया जाता और एक ही साथ एक ही लोटे में सभी बच्चे पानी पिएंगे तो ये हिंदू धर्म के ये विरुद्ध है, हिंदू धर्म के विरुद्ध है। ये शब्द पकड़ कर रखिए मेरे साथियों। एक हिंदू दूसरे हिंदू को पानी नहीं पीने देता और वो ये कहता है कि हिंदू धर्म के विरुद्ध है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के विरुद्ध है और जो ये पीड़ित वर्ग है, दलित वर्ग, इसका यही मतलब हुआ कि वो हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। इसीलिए समान व्यवस्था यहाँ पर स्वीकार नहीं की जा रही है। श्री प्रेमचंद प्रश्न करते हैं बाबा साहब से कि क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद की मिलों के बुनाई विभागों में दलित वर्गों के लोग कार्य कर रहे हैं। इससे पहले बाबा साहब ने कहा कि दलित वर्ग के लोग सिर्फ कताई और सिलाई या छोटे छोटे जो उद्योग हैं जहाँ पैसा कम होता है, मजदूरी कम होती है, वहीं पर मजदूरी पे लगाए जाते हैं और वहाँ केवल दलित वर्ग के ही लोग लगाए जाते हैं। जबकि बुनाई जो विभाग है वहाँ पर दलितों को नहीं लगाया जाता और वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलता है, मजदूरी मिलती है। तब बाबा साहब जो जवाब देते हैं, कहते हैं मुझे इसका पता नहीं है, मुझे इसका पता नहीं है कि बुनाई विभाग में दलित वर्ग के लोग कार्य कर रहे हैं। तो प्रेमचंद कहते हैं कि मैं आपको बता सकता हूँ कि वे कहाँ पर हैं। तब बाबा साहब जवाब देते हैं, यहाँ फिर मैं बताना चाहूँगा। बाबा साहब कहते हैं कि शायद वहाँ केवल दलित वर्गों के ही लोग कार्यरत हैं। मैं उस स्थिति को समझ सकता हूँ जिसमें उदाहरण के तौर पर कई करघे केवल दलित वर्गों के लोगों के लिए ही निश्चित कर दिए गए होंगे। आजकल कई मिलों में यह प्रस्ताव है कि दलित वर्गों के मजदूरों को ही पूरा बुनाई विभाग सौंप दिया जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हीं में से कुछ दलित वर्ग के लोग हों और कुछ सवर्ण हिंदू हों। ऐसा नहीं हो सकता। दलित वर्ग के मजदूर और सवर्ण हिंदुओं के मजदूर एक साथ काम नहीं कर सकते और उसका मुख्य कारण है छुआछूत, जातिवाद, शोषण। यही कारण है और लगातार इस बात को बाबा साहब यहाँ सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं मेरे साथियों। तब यहाँ प्रश्न है, कठिनाई दोनों को एक साथ रखने में है। तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ,
कठिनाई दोनों को एक साथ रखने में है और उसका कारण है छुआछूत, जातिवाद। इस वजह से उनको एक साथ नहीं रखा जा रहा है और इसी आधार पर बाबा साहब कहते हैं कि दलित वर्ग को, दलित समुदाय को अलग अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए और वो सारे अधिकार उसी तरह से दिए जाएं जिस तरह से मुसलमानों को जो अधिकार दिए जाते हैं उनको अल्पसंख्यक मानते हुए, इसी तरह दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानते हुए अलग से सुविधाएं दी जाएं। जैसे मुसलमानों को सुविधाएं मिल रही हैं वैसे दलितों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आज का जो प्रश्न है, नगर पालिका ने एक नियम बनाया था स्कूलों कॉलेजों के लिए, जो नगर पालिका के अधीन स्कूल चलते थे उनका नियम बनाया था। वो नियम क्या बनाया था इस संदर्भ में बहुत संक्षिप्त में भी आप आंसर कर सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का अम्बेडकर संदेश आपने अंत तक वॉच किया, सुना और आप जरूर शेयर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जो साथी अम्बेडकर संदेश लास्ट तक वॉच करते हैं तो वो अपने आप को शेयर करने से उस अम्बेडकर संदेश को रोक नहीं पाते हैं। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता हूं मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।